बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे मैंने आपको ऊप के कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि 6 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से एक पॉलीमॉर्फिज्म भी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सो आज पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म एक वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पॉली मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो इन शॉर्ट इसका क्या मतलब हुआ, मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो यानी एक सिंगल एक्शन है और उसे परफॉर्म करने के डिफरेंट तरीक़ेकार इख्तियार करना भी पॉलीमॉर्फिज्म ही कहलाता है। तो मैं आपको ना इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि आया पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल में है क्या और प्रोग्रामिंग में इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बनाती हूँ। आप अपने आप को कंसीडर करें कि आप एक पर्सन हैं, आप एक ही इंसान हैं और आप अपने आप को डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डिफरेंट सिचुएशन में यू आर डिफरेंट, यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन अ डिफरेंट वे। जैसे अगर आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज स्टूडेंट, आप वहाँ पे एक स्टूडेंट के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर हैं तो आप वहाँ पे एक कस्टमर हैं। अगर आप घर के अंदर हैं तो यू आर आइदर अ फादर, सन, मतलब आपकी एक डिफरेंट डेजिग्नेशन हो सकती है घर के अंदर। इस तरह से अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं तो वहाँ पे आप एक एम्प्लॉय हैं। तो इट्स मीन आप एक ही इंसान हैं लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में आप डिफरेंट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि वन थिंग एंड रिप्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म्स, एक ही चीज़, एक ही ऑब्जेक्ट लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना, डिफरेंट शेप्स में रिप्रेजेंट करना। ठीक है जी। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक साउंड है, एक एनिमल की साउंड्स की बात करें, एक एनिमल नाम की क्लास में, और अगर इसमें एक साउंड नाम का फंक्शन होगा तो देखें एक ही फंक्शन होगा और वो डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर वो डॉग के लिए होगा तो साउंड जो है उसकी फॉर्म डिफरेंट होगी, कैट के लिए साउंड की फॉर्म डिफरेंट होगी, डक के लिए साउंड की फॉर्म जो है वो डिफरेंट होगी। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे एक शेप्स होती है तो शेप्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे शेप जो है वो सर्कल भी हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है। तो इट्स मीन दैट कि एक ही चीज़ है और वो डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। तो यही चीज़ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरह से यूज़ की जाती है कि एक ही फंक्शन होता है और उसे आप डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे देखते हैं जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। और अगर हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना चाहते हैं तो इसे हम अचीव करते हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और इसे हम मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है और इसको आप नेक्स्ट जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से अचीव होता है और रन टाइम किस तरह से अचीव होता है। ये याद रखिएगा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अगर हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि सेम मेथड नेम, यानी कि डिफरेंट मेथड बनाते हैं, नंबर ऑफ मेथड्स एक से ज़्यादा बनाते हैं एक ही क्लास के अंदर, यानी सेम क्लास के अंदर सेम नाम के मेथड्स बनाते हैं। और मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। सेम क्लास हो और उसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं उन सब के नेम सेम हो, लेकिन उसमें एक थर्ड कंडीशन क्या है कि उसमें पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। यानी बेशक आप एक क्लास के अंदर सेम मेथड डिफरेंट से फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शंस बनाएं, यानी एक से ज़्यादा सेम नाम के फंक्शंस बनाएं, लेकिन उनमें पैरामीटर्स डिफरेंट कर दें। यानी आप इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स चेंज कर दें, डिफरेंट कर दें, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर दें, या टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट कर दें। यानी कि जब आप मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए, तो सेम क्लास के अंदर आप सेम मेथड नेम के एक से ज़्यादा फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन
उसके अंदर आपने क्या करना है, या तो आप नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स चेंज कर दें या सीक्वेंस ऑफ या टाइप्स ऑफ। ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाऊंगी। अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो उसे हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेम मेथड नेम ज़रूर होते हैं लेकिन क्लासेस इसमें डिफरेंट होती हैं, यानी कि सेम नाम के मेथड्स जो हैं वो क्लासेस डिफरेंट क्लास के अंदर बनाए जाते हैं। जैसे अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस हैं तो उनमें जितने भी फंक्शंस हम बनाएंगे वो सेम नाम के होंगे लेकिन क्लासेस डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक शो नाम का फंक्शन है तो क्लास ए के अंदर भी फंक्शन का नाम शो ही है, और क्लास बी बनाते हैं तो उसके अंदर भी फंक्शन का नाम शो है। तो सेम नाम के फंक्शन लेकिन क्लासेस डिफरेंट। और इसमें थर्ड कंडीशन क्या है कि उसमें पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या था, क्लास सेम थी लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट थे, नंबर ऑफ सीक्वेंस या टाइप ऑफ। इसमें क्या है कि क्लासेस डिफरेंट होंगी, मेथड नेम सेम होंगे और सेम ही पैरामीटर्स हो गए, सेम ही सीक्वेंस हो गए और टाइप ऑफ पैरामीटर्स भी सेम होंगे। और इसे हम इनहेरिटेंस भी इसमें परफॉर्म करते हैं। जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे ही फोकस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ना मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अपने क्लिप्स की तरफ मूव करते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है पॉलीमॉर्फिज्म के नाम का और इसमें मैंने मेन डॉट जावा की क्लास बनाई है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक क्लास बनाती हूँ, उसका नाम रख लेते हैं टेस्ट। और पहली दो कंडीशन के ऊपर फोकस करें। मेथड ओवरलोडिंग के अंदर पहली दो कंडीशंस क्या थी, सेम मेथड का नेम, सेम क्लास, सेम मेथड का नेम और सेम क्लास, ठीक है। और तो मैं यही करने लगी हूँ, यही क्लास होगी और इसके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस बनाऊंगी, मेथड्स बनाऊंगी, लेकिन उनके नाम सेम रखूंगी। पहली दो कंडीशंस की तरफ फोकस करते हुए तो इसका नाम रख लेते हैं वॉइड प्रिंट। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट कराएगा, वन प्रिंट कर देगा। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी, मैं एक और फंक्शन इसी नाम का बना लेती हूँ। अब देखें, पहली दो कंडीशंस क्या थी मेथड ओवरलोडिंग की, कि सेम क्लास के अंदर सेम नाम के मेथड्स बनाए जाए। अभी थर्ड कंडीशन मैं फॉलो नहीं कर रही तो मैं क्या करूँगी, मेन क्लास के अंदर आके अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ तो आप मुझे ये बताएं क्या यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो सेम मेथड्स हैं, दोनों ही मेथड्स जो हैं वो सेम है, दोनों का नाम सेम है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये पहले वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है या ये दूसरे वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। जब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये किस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली कंपाइलर भी जो है वो कंफ्यूज होगा कि आया दोनों फंक्शन सेम नाम के हैं, सेम क्लास के अंदर हैं, तो ये कौन से वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमारी थर्ड कंडीशन की, जो ये कहती थी कि डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स या टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि आप बेशक फंक्शन सेम नाम के बनाएं लेकिन उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स या तो चेंज कर दें या सीक्वेंस ऑफ चेंज कर दें या टाइप्स ऑफ। अब देखें इन दोनों फंक्शंस के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, यानी दोनों फंक्शन ज़ीरो आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो मैं पहला ऑपरेशन जो परफॉर्म करूँगी, अगर मैं थर्ड कंडीशन को लेके चलती हूँ कि मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट रखने हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट रखने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इस वाले फंक्शन में एक पैरामीटर पास कर देती हूँ। तो ये वाला जो फंक्शन है वो एक आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है और ये वाला फंक्शन ज़ीरो आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। अब आपको ये क्लैरिटी के साथ पता चल गया होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये कौन से वाले फंक्शन को कॉल कर जाएगी, ऑब्वियसली वो वाला फंक्शन जो ज़ीरो आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम ज़ीरो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो रिसीविंग मोड पे भी जो फंक्शन ज़ीरो आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है उसी वाले फंक्शन को कॉल होगी और जब हम प्रिंट करेंगे इसको तो हमारी आउटपुट आएगी टू, क्योंकि ये फंक्शन क्या करेगा, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो जब मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास करूँगी तो तब ये किस फंक्शन को कॉल करेगा, बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ रहा होगा कि वो ये इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि यही एक फंक्शन है जो यहाँ पे एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है। तो इट्स मीन दैट कि
डेफिनेशन क्या कह रही थी कि पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू। तो क्या करना है, 3 कंडीशंस को फुलफिल करना है। सेम क्लास के अंदर सेम मेथड नाम के मेथड्स बनाएं, लेकिन उसमें या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दें, या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दें, या टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दें। मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों कंडीशन फुलफिल की। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दिए। एक फंक्शन जो 0 आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा था, एक फंक्शन जो 1 आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा था। तो इससे क्या होगा, जब मैं एक पैरामीटर पास करूँगी तो वो ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा, जब मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करूँगी तो वो ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा। अगर मैं इसे आपको रन करके दिखाती हूँ तो आप आउटपुट देखिए क्या है, ये 1, क्योंकि 1 ये वाला ही जो एक फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहे हैं और यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है। तो डेफिनेशन क्या थी पॉलीमॉर्फिज्म की, कि वन थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म्स, कि एक ही फंक्शन है लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। जिस तरह से अगर हम एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की एग्जाम्पल ले लें, ये प्रिंट एल एन जो है ये एक फंक्शन है। देखिए अगर आप इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू पास करते हैं ना, तो वो जब प्रिंट एल एन का फंक्शन है, आप देखिए बैकएंड पे जब कोडिंग हुई होगी तो ये सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस बनाए होंगे। मेथड ओवरलोडिंग यहाँ भी परफॉर्म की होगी। प्रिंट एल एन नाम के डिफरेंट फंक्शंस बनाए गए होंगे जो डिफरेंट पैरामीटर्स रिसीव कर रहे होंगे। वो इस सेंस में देखें, प्रिंट एल एन भी मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म किया होगा कि जब आप देखें, जब आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू पास करते हैं तो वो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वैल्यू या जो भी स्ट्रिंग लिखी होती है वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। लेकिन जब आप कोई भी वेरिएबल पास करते हैं तो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई वैल्यू को वो रिसीव करता है। तो इट्स मीन दैट कि आपका एक ही फंक्शन है, लेकिन आप उसको जब नंबर ऑफ पैरामीटर या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट भेजते हैं तो उस हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब देखिए एक ही फंक्शन है लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक इंसान जो है वो अपने आप को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है, और यही पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू किस तरह से अचीव किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज किया। अगर मैं बात करूँ सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स चेंज करने की, तो उसमें क्या होगा, ये देखें, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स चेंज करने की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं यहाँ पे पहली वैल्यू रिसीव कर रही हूँ इंटीजर, और मैं क्या करती हूँ इस फंक्शन में दूसरी वैल्यू रिसीव कर लेती हूँ स्ट्रिंग एस, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पहली वैल्यू इंटीजर पास करती हूँ, दूसरी जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करती हूँ, एस पास कर लेते हैं। और इस वाले फंक्शन में हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू जो है स्ट्रिंग पास करा लेते हैं, स्ट्रिंग ए। और तो देखें दोनों फंक्शंस के नेम सेम है लेकिन सीक्वेंस चेंज है। इसमें पहले इंटीजर रिसीव हो रहा है और बाद में स्ट्रिंग, इसमें पहले स्ट्रिंग रिसीव हो रहा है बाद में इंटीजर। तो इट्स मीन अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ तो ये कौन से वाले फंक्शन को कॉल जाएगी, वो वाले फंक्शन को जो पहले इंटीजर रिसीव कर रहा है और बाद में स्ट्रिंग। तो यहाँ पे पहले इंटीजर रिसीव करने वाला और स्ट्रिंग रिसीव करने वाला फंक्शन ये वाला है, तो इट्स मीन ये कॉल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पहले एस लिख देती हूँ और बाद में कोई वैल्यू लिख देती हूँ इंटीजर वैल्यू, तो इट्स मीन ये जो सेकंड वाला फंक्शन है उसको कॉल जाएगी। तो इट्स यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन टाइप थी टाइप ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर देना। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि टाइप ऑफ पैरामीटर्स भी हम चेंज करके मेथड ओवरलोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एस पास करती हूँ तो ये वाला फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहा है और ये वाला फंक्शन एक स्ट्रिंग वैल्यू रिसीव कर रहा है। तो क्या होगा, जब मैं फंक्शन में एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी वर्ड या लेटर्स पास करूँगी तो वो किस फंक्शन के पास जाएगा, ऑब्वियसली इस फंक्शन के पास, क्योंकि यही वाला फंक्शन जो है एस यानी कि स्ट्रिंग को रिसीव कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 30 लिख देती हूँ तो ऑब्वियसली ये कॉल किसको जाएगी, इस वाले फंक्शन को, क्योंकि ये वाला फंक्शन ही जो है वो इंटीजर वैल्यू को रिसीव कर रहा है। मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ, मैं दोनों फंक्शंस को कॉल कर लेती हूँ। अगर मैं 30 पास कर रही हूँ तो इस वाले फंक्शन ने क्या वह स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, 1। इट्स मीन कि 30 वाले फंक्शन यानी ऐसा फंक्शन जो इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहा है वो ये वाला फंक्शन है, और वो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, 1।
अगर मैं यहाँ पे दूसरे वाले फंक्शन को भी कॉल करती हूँ तो यहाँ देखिए सजेशन आ रही है, मेरे पास सेम नाम के फंक्शन है लेकिन देखिए बता रहा है कि अगर आप इंट ए वाले फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं या स्ट्रिंग वाले को, तो मैं स्ट्रिंग वाले को कॉल करना चाहती हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी एस। तो इट्स मीन दैट पहला फंक्शन अगर कॉल होगा तो वो क्या स्टेटमेंट प्रिंट करेगा 1। जब दूसरा फंक्शन कॉल होगा तो वो क्या स्टेटमेंट प्रिंट करेगा 2। मैं आपके सामने इसको रन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपके सामने 1 एंड 2 रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि जो फंक्शन पहले कॉल हुआ था उसकी आउटपुट पहले आएगी। सो ये था जी पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करना। इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स भी कोट किया है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग की जैसे मैंने आपकी डेफिनेशन बता दी कि मल्टीपल फंक्शन होते हैं सेम नाम के लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, और उस पैरामीटर्स को आप नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स उसमें चेंज कर सकते हैं या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, फंक्शन सेम होंगे लेकिन टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज होगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेन के अंदर मल्टीप्लाई बाय फन, यानी ये क्लास डायरेक्ट क्लास के नेम से ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना आप डायरेक्ट क्लास का नाम लिख के भी उस क्लास के अंदर रखे हुए फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डॉट फन, मल्टीप्लाई फन क्लास का नाम है और मल्टीप्लाई जो ऑब्जेक्ट का नाम, सॉरी फंक्शन का नाम है जो दो वैल्यूज इंटीजर वैल्यू जो है वो रिसीव कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ रिटर्न करेगा और ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में वो प्रिंट कर दी जाएगी। तो 2 4 ऐसा कौन, अब इन दोनों फंक्शंस में देखिए मल्टीप्लाई फन की क्लास में आए तो दोनों फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई के नाम से। अब इसमें से कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑब्वियसली जो दो इंटीजर वैल्यूज़ जिस फंक्शन ने रिसीव करनी है वही वाला कॉल होगा। तो यहाँ पे 2 एंड 4 पास किया जा रहा है तो वो इंट ए एंड बी के अंदर आएगा, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। तो इट्स मीन यहाँ पे इस फंक्शन ने 4 एंड 2 को मल्टीप्लाई करके 8 को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देना है। और अगर हम दूसरी लाइन पे 5.5 एंड 6.3 कर रहे हैं तो इट्स मीन ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही हैं। तो पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही हैं तो ये वाला फंक्शन रिसीव करेगा जहाँ पे हमारी डाटा टाइप्स क्या है, डबल है, और इस वाले फंक्शन ने भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिए। यहाँ पे इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स थे और ये दोनों यही सेम फंक्शन, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स कौन से थे यहाँ पे डबल, यानी कि टाइप जो थी वो चेंज कर दी गई। और चूंकि इस फंक्शन ने एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी थी तो इसलिए इसकी डाटा टाइप इंट रखी, और इस वाले फंक्शन ने एक डबल वैल्यू रिटर्न करनी थी तो इस वजह से इसकी डाटा टाइप हमने रिटर्न टाइप हमने डबल रखी। इसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं तो ये देखिए सेम फंक्शन है, ये वाला फंक्शन 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है और ये वाला 3 रिसीव कर रहा है। तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट होगा और मेथड ओवरलोडिंग भी परफॉर्म होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम फर्स्ट टाइप यूज़ कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, कंपाइल टाइम जिसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अगर उसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, एक तो मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि अगर हम दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। लेकिन हम ओरिजिनली ये भी जानते हैं कि प्लस का साइन अगर दो इंटीजर वैल्यूज़ के दरमियान लगाया जाए तो इट्स मीन कि उन दो वैल्यूज़ को उसने क्या करना है, प्लस करना है। अगर दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ के दरमियान लगाया जाए तो इसका मतलब है उसने उन दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को यानी दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होगा कि हम सेम ही नाम का फंक्शन बनाएंगे लेकिन उसमें वैल्यूज़ डिफरेंट पास करेंगे, यानी एक फंक्शन जो इंटीजर वैल्यू रिसीव करेगा और एक फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू रिसीव करेगा। तो दोनों का काम क्या होगा, प्लस का काम होगा। जब वो प्लस जो है इंटीजर वैल्यूज़ के दरमियान लगाया जाएगा तो तब क्या होगा, वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, और जब वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ के दरमियान लगाया जाएगा तो इट्स मीन वो वैल्यूज़ क्या होंगी, वो जो स्ट्रिंग्स होंगी वो कंकैटिनेट हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पे ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एक क्लास बनाई गई है और सेम नाम के फंक्शन बनाए गए हैं। यहाँ पे मेन मेथड के अंदर आए तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट की मदद से ऑपरेटर के फंक्शन को कॉल किया। जब 2 एंड 3 इंटीजर वैल्यूज़ पास की जाएंगी तो कौन से वाले फंक्शन को कॉल जाएगी, ऑब्वियसली ये वाले फंक्शन को जो इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहा है।
और ये वैल्यूज़ रिसीव करेगा, 2 आएगा ए के अंदर और 3 आएगा बी के अंदर, और वो क्या करेगा, इन दोनों को प्लस करके सी के अंदर रख देगा, तो यहाँ पे सी की वैल्यू रिप्रेजेंट कर देंगे। और जब हम फंक्शन कॉल करेंगे वही वाला फंक्शन, लेकिन वहाँ पे स्ट्रिंग्स पास करेंगे, तो वो यहाँ पे आएंगी इस वाले फंक्शन के पास, और वो जब वो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के दरम्यान प्लस लगाएगा तो तब क्या आउटपुट आएगी। मैं इसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। पहले वाले प्रोग्राम के अंदर ही आ जाते हैं, इसका नाम टेस्ट ही रहने देते हैं, और मैं यहाँ पे प्रिंट की जगह पे फंक्शन बना देती हूँ वॉइड कंकैटिनेट ऑपरेटर नाम रख लेते हैं फंक्शन का, ऑपरेटर इंट ए एंड इंट बी। और इसने क्या करना है, फर्स्ट कर ले, इसने रिटर्न करना है ए प्लस बी। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहती हूँ, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी वो दोनों को, सॉरी, अगर मुझे यहाँ पे ए एंड बी को प्लस करना है तो मुझे यहाँ पे डाटा टाइप क्या, रिटर्न टाइप रखनी पड़ेगी इंट। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक दूसरा फंक्शन भी बना लेती हूँ जिसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग, फंक्शन वही होगा स्ट्रिंग ए एंड या str1 कर लेते हैं एंड स्ट्रिंग str2, और ये रिटर्न क्या करेगा, str1 प्लस str2। और मैं क्या करती हूँ, चूँकि मैंने इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग इसलिए रखी है क्योंकि इसने दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कंकैटिनेट करके रिटर्न करना है। टेस्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, जब मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ टी डॉट ऑपरेटर और मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 and 3, तो ये किस वाले फंक्शन को कॉल जाएगी, ऑब्वियसली ये पहले फंक्शन को, जो क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यूज़ को रिसीव कर रहा है। और ये वो जब फंक्शन कॉल होगा तो ये कौन सी दो वैल्यूज, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा दोनों को प्लस करके, मतलब 5 रिटर्न करेगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर ये फंक्शन मुझे 5 रिटर्न करता है तो मैं उसे उसी वक्त स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा दूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जब ये फंक्शन कॉल होगा टी डॉट प्रिंट 2 3 जाएगा यहाँ पे और इन दोनों को प्लस करके ये रिटर्न कर देगा, और ये स्टेटमेंट उसको रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगी। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे वाले फंक्शन को कॉल करूँ टी डॉट ऑपरेटर, यहाँ पे मैं दो स्ट्रिंग्स पास करती हूँ, एक लिख लेते हैं तो अब ये देखें दोनों सेम फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस जो है वो डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। जब हम इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा और दो इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहा है और इनके दरम्यान प्लस का साइन है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को प्लस करके स्क्रीन के ऊपर इनका रिजल्ट प्रिंट कर देगा। जब मैं यहाँ पे सेम नाम के फंक्शन को दो स्ट्रिंग वैल्यू पास करूँगी तो ये दो स्ट्रिंग के दरम्यान जो प्लस का साइन है ये इनको कनकैटिनेट करेगा। मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, जब पहला फंक्शन कॉल किया जा रहा है 2 and 3 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और दूसरे वाले में अनम एंड यूसुफ दोनों को प्लस का साइन लगाने का मकसद है ताकि वो उन दोनों को क्या कर रहा है, कनकैटिनेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। सेम ऑपरेटर है लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस वाले फंक्शन में प्लस का साइन है तो वो क्या कर रहा है, दो इंटीजर को प्लस कर रहा है, ऐड कर रहा है। अगर वो प्लस इस इन्वायरमेंट में रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट कर रहा है। तो ये था जी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। सो आज की टॉपिक के लिए बस इतना ही था। पॉलीमॉर्फिज्म पार्ट 1 टॉपिक है, इसके बाद हम ना क्या करेंगे, मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर भी बात करेंगे। ताकि ये मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे, यानी जो दूसरी टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म की उसको परफॉर्म करेंगे, मेथड ओवरराइडिंग को। थैंक यू जी।